हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके स्पर्श भाग 1 के चैप्टर 5 वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन इसे पढ़ रहे थे। इसके पार्ट 1 को हमने किया अभ्यास करके। आज हम इसके बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठयोग क्यों कहा गया है? तो रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठयोग इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। वे बहुत महत्वपूर्ण तथा व्यस्त नौकरी पर थे। उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त हो गई थी। समय की कमी थी। स्वतंत्र शोध के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी। ले देकर कलकत्ता में एक छोटी सी प्रयोगशाला ही थी जिसमें बहुत कम उपकरण थे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में शोध कार्य दृढ़ इच्छा शक्ति से ही संभव था कि चीज़ें इतने कम हैं, प्रयोगशाला भी बहुत छोटी है, तो परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। यह रामन के मन का दृढ़ हट था जिसके कारण वे शोध जारी रख सके। दृढ़ इच्छा थी उनकी, इसलिए उनके प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठयोग कहा गया है। यह हठयोग विज्ञान से संबंधित था, इसलिए आधुनिक कहना उचित था। नेक्स्ट है, रामन की खोज रामन प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। रामन की खोज को रामन प्रभाव के नाम को जाना जाता है। रामन ने अनेक ठोस और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरणों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन तरल या रवेदार पदार्थ से गुजरते हुए उनके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम से या तो ये ऊर्जा का कुछ अंश पा जाते हैं या तो कुछ खो देते हैं। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण में बदलाव लाती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिणाम में ऊर्जा खोता है उसी के अनुसार उसका वर्ग परिवर्तित होता जाता है। तो इसलिए रामन का प्रभाव इस तरीके से दिखाया गया यहाँ, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश की किरण जैसे फोटोन तरल या रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो उनके जो अणु हैं वो टकराते हैं और टकराव से क्या होता है कि ऊर्जा का कुछ अंश जो होता है वो और इसमें जुड़ जाता है या तो कुछ खो जाते हैं। तो दोनों जो सिचुएशन है उसमें प्रकाश के वर्ण में बदलाव आता है, चेंज आता है। और एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिणाम में ऊर्जा खोता है या पाता है उसी अनुसार उसका वर्ग चेंज होता है, परिवर्तित होता है। रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके? तो रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। पहले इस काम के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणुविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है। इस जानकारी के कारण पदार्थों का संश्लेषण करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो सका है। तो ये सारी चीज़ें संभव हुई विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट, देश के वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए। तो रामन के अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी तथा वे देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे जब उन्हें संघर्ष करना पड़ा। इसलिए
उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की जो बेंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर अर्थात रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानी जाती है। भौतिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका आरंभ की। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक पत्रिका का संपादन करते थे। रामन केवल प्रकाश की किरणों तक ही नहीं सिमटे थे, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से पूरे देश को आलोकित और प्रकाशित कर दिया। नेक्स्ट है, सर वेंकट रामन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेशों को अपने शब्दों में लिखिए। तो सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने कई भाषण के द्वारा अपना संदेश प्रसारित नहीं किया। उन्होंने अपना जीवन जिस प्रकार से जिया वह भाषण से भी प्रभावी संदेश देने का माध्यम था। उनका कर्मशील जीवन मुखर संदेश से भी प्रखर था। उन्होंने वो चीज़ करके दिखाया। उन्होंने वैज्ञानिक शोध में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे सरकारी नौकरी में रहते हुए भी कलकत्ता की प्रयोगशाला में प्रयोग करते रहे। जब उन्हें भौतिकी विभाग के प्रोफेसर की नौकरी मिली तो कम वेतन और कम सुख सुविधाओं के बावजूद भी उन्होंने वह नौकरी स्वीकार कर ली। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें धन और सुख सुविधा का मोह त्याग कर शोध या किसी अन्य कल्याणकारी कार्य के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार अनेक नवयुवकों को शोध के लिए प्रेरित किया वह भी अनुकरणीय है। उन्होंने राष्ट्रीयता एवं भारतीय संस्कारों को ही नहीं त्यागा, उन्होंने अपना दक्षिण भारतीय पहनावा भी नहीं छोड़ा। तो ये सारी चीज़ें हमें उनसे सीखने लायक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है, उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कई अधिक महत्वपूर्ण थी। तो वेंकट रामन सच्चे सरस्वती साधक थे। वे जिज्ञासु प्रकृति के वैज्ञानिक तथा अन्वेषक थे। उन्होंने सरकारी सुख सुविधाओं की अपेक्षा वैज्ञानिक खोजों को अधिक महत्व दिया। इसके लिए वित्त विभाग की ऊंची नौकरी छोड़ दी, कलकत्ता विश्वविद्यालय की कम सुविधा वाली नौकरी स्वीकार कर ली। इस प्रकार वे शिक्षण पाने व देने के काम को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे और उन्होंने यही किया भी। नेक्स्ट है, हमारे पास ऐसी न जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी है जो अपने पात्र की तलाश में है। हमारे आसपास के वातावरण में अनेक प्रकार की वस्तुएं बिखरी होती है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। उन बिखरी चीज़ों को सही ढंग से संवारने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उन्हें नया रूप दे सकते हैं। इन घटनाओं को अनुसंधान करने वाले खोजियों की तलाश रहती है। नेक्स्ट है, यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था। हठयोग का अर्थ होता है जिद करने वाला। वह यह नहीं देखता कि परिस्थितियां उसके अनुकूल है या नहीं या प्रतिकूल है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह अपनी इच्छा शक्ति को दबने नहीं देता, अपने कार्य को पूरा करके ही रहता है। रामन कलकत्ता में सरकारी नौकरी करने के दौरान भी बहु बाजार में स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की काम चलाऊ प्रयोगशाला के काम चलाऊ उपकरणों से प्रयोग करते थे। यह अपने आप में आधुनिक हठयोग का उदाहरण है कि उपकरण नहीं होने के बावजूद, कम होने के बावजूद भी उन्होंने अपना शोध कार्य नहीं रोका। नेक्स्ट है, उपयुक्त शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है, रामन का पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है, रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी या क्रांति के समान थी। नेक्स्ट है, कलकत्ता की मामूली सी प्रयोगशाला का नाम इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस था। नेक्स्ट है, रामन द्वारा स्थापित शोध संस्थान रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, पहले पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।